हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर हो रहेगा हमारा, चैप्टर का नाम है बच्चों प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मेन नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? मेन नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रमुख प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि संसाधन क्या होता है। वाट किसे कहते हैं संसाधन, क्या होता है संसाधन। ठीक है, संसाधन के बारे में हम पहले चर्चा करने वाले हैं। किसे संसाधन क्या होगा? तो बच्चों, हम संसाधन के बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान सुनेगा बच्चों, मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु क्या कहलाएगी बच्चों? संसाधन कहलाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो मनुष्य यूज करता है। जैसे अगर हम बात कर ले, मिट्टी की बात कर ले, प्रकाश की बात कर ले, वायु की बात कर ले, कपड़ों की बात कर ले, खाने की बात कर ले, बर्तनों की बात कर ले, किसकी बात ना करें बच्चों, बताइए आप। हर वस्तु मनुष्य यूज करता है। लकड़ी की बात कर ले, लकड़ है ना, वनों से बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लो बच्चों, यानी कि कह सकते हैं, अभी बोला जैसा कि मनुष्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं बच्चों क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको संसाधन क्लियर हुआ होगा। किसे कहते हैं बच्चों संसाधन? मनुष्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। ठीक है, ओके। अब बच्चों, इसके बाद हम संसाधनों में पढ़ने वाले इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्राकृतिक संसाधन होते क्या है? किसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन? तो मैं कह सकता हूँ वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें, ध्यान सुना बच्चों, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें बिना किसी बदलाव के सीधे ही हम उनका प्रयोग करते हैं। यानी उनमें हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते, किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया नहीं करते उनमें बच्चों। ठीक है, हम डायरेक्टली उनका प्रयोग कर लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। समझ आई आपको बात? वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें बिना किसी बदलाव के सीधे ही हम उनका प्रयोग करते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब डायरेक्टली हम उनका प्रयोग कर रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रयोग कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे थे वैसे ही सीधा हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट हमें एक पेड़ से फल प्राप्त होता है, तो फल में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, डायरेक्टली उसका हम यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो लकड़ी का डायरेक्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें बिना किसी बदलाव के सीधे ही हम उनका प्रयोग कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक। यानी कि ऐसे कह सकते हो बच्चों कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अब ध्यान सुनो बच्चों, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन के अगर प्रकारों की बात कर लें तो बच्चों आपके इस 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, इनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे। नंबर 1 है सबसे पहला विकास तथा प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? विकास तथा प्रयोग के आधार पर। नंबर 1 पे कौन सा बच्चों? विकास तथा प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 पे है बच्चों उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 पे क्या है? उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या हो गया? ध्यान सुनिएगा बच्चों ना, क्योंकि आपको ध्यान सुनना है, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ में आएगा ना भाई। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कैसे समझ में आएगा? इसलिए ध्यान समझना है, देखना है। अच्छा, नोट्स साथ के साथ बनाना है, नोट्स साथ के साथ बनाना है आपको। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके 6 नंबर का लेसन रहने वाला है भाई। कितने का? 6 नंबर का लेसन है। अब आप 6 नंबर को अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो बताइए कैसे आप पास होने वाले हो? और बहुत ही सीधा चैप्टर है,
ठीक है। तो हमने देखा नंबर 1 पे कौन सा था बच्चों, नंबर 1 पे था विकास तथा प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 पे यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों की बात कर रहे हैं हम, तो नंबर 2 पे हमारा नंबर 2 पे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 3 पे है भंडारण तथा वितरण के आधार पर, भंडारण तथा वितरण के आधार पर। 3 प्रकारों यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन के 3 प्रकारों की हमने बात की, 3 भागों में प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया है। नंबर 1 विकास तथा प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 3 पे भंडारण या वितरण के आधार पर। तो 3 भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले बच्चों नंबर 1 पे विकास तथा प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, विकास तथा प्रयोग के आधार पर। विकास तथा प्रयोग के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यानी विकास तथा प्रयोग के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पे होता है बच्चों वास्तविक संसाधन, और नंबर 2 पे होता है संभाव्य संसाधन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, यानी कि विकास तथा प्रयोग के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे बताया वास्तविक संसाधन, और नंबर 2 पे क्या बता दिया बच्चों, नंबर 2 पे संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन, ठीक है। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनमें भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों वास्तविक संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं वास्तविक संसाधन, ठीक है। तो वास्तविक संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनना बच्चों, वे संसाधन जिनकी संरचना व मात्रा हमें मालूम होती है। ध्यान सुनना बच्चों, वे संसाधन जिनकी संरचना व मात्रा हमें मालूम होती हैं तथा जिनका वर्तमान समय में हम प्रयोग कर रहे हैं, तथा जिनका वर्तमान समय में हम प्रयोग भी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, तो वे संसाधन जिनकी संरचना व मात्रा हमें मालूम होती है तथा जिनका प्रयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, क्या कहलाने वाले बच्चों, वो कहलाएंगे हमारे वास्तविक संसाधन। क्या कहलाएंगे, वास्तविक संसाधन कहलाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, वे संसाधन जिनकी संरचना व मात्रा हमें मालूम होती है, उनके बारे में हमें मालूम होता है बच्चों, ठीक है, तथा जिनका प्रयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वास्तविक संसाधन कहलाएंगे। जैसे प्रकार हम इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में कोयले की मात्रा, जर्मनी में कोयले की मात्रा। अब कोयले के बारे में हमें मालूम है कि कितना कोयला है, कहाँ पर है, तो वो सारी जानकारी हमें मालूम है, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं बच्चों पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, बात समझ रहे हो, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा। और नंबर 3 पे बात कर लेते हैं बच्चों महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा। तो हमने देखा जो वास्तविक संसाधन होते हैं बच्चों किसे कहते हैं, आपने देखा वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनकी संरचना व मात्रा हमें मालूम होती है तथा जिनका वर्तमान समय में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, वास्तविक संसाधन कहलाएंगे। जैसे हमने देखा नंबर 1 जर्मनी में कोयले की मात्रा, नंबर 2 पे हमने देखा पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, और नंबर 3 पे हमने बात कर ली महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा वास्तविक संसाधन क्या होता है। अब नंबर 2 पे हम बात कर लेते बच्चों संभाव्य संसाधन, ठीक है, नंबर 2 पे संभाव्य संसाधन। अब ये संभाव्य संसाधन क्या होता है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, संभाव्य है ना, संभावनाओं के आधार पर, ठीक है। तो संभाव्य संसाधन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, वे संसाधन जिनकी निश्चित संख्या व मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते, वे संसाधन जिनकी निश्चित संख्या व मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते, है ना, तथा जिनका हम वर्तमान समय में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ध्यान सुनना, जिनका हम वर्तमान समय में प्रयोग नहीं कर रहे हैं किंतु आने वाले समय में कर सकते हैं, तथा किंतु आने वाले समय में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों, संभाव्य संसाधन कहलाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनेगा, वे संसाधन जिनके निश्चित संख्या व मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते तथा जिनका प्रयोग हम वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं किंतु आने वाले समय में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें क्या कहलाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, उन्हें हम कहेंगे संभाव्य संसाधन। क्या कहने वाले हैं, संभाव्य संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप कहेंगे कि उदाहरण बताओ साहब, बिल्कुल हम बताएंगे क्या चीज़ है। तो लद्दाख में, ध्यान सुनिए बच्चों, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, क्या है बच्चों, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में नहीं करें लेकिन आने वाले टाइम में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हो ही जाती है ना किसी भी चीज़ की। जैसे
आप अगर बात करें तो लगभग 20 वर्ष पहले पवन चक्कियों का नाम आपने सुना होगा बच्चों। पवन चक्कियाँ जो थी ये एक संभाव्य संसाधन के रूप में थी, ठीक है। यानी कि जो पवन चक्कियाँ थी लगभग आज से 20 साल पहले ये एक संभाव्य संसाधन के रूप में थी। लेकिन आज एक बात बताओ, तकनीकी विकास में वृद्धि हुआ, ठीक है। तकनीकी विकास में इतना वृद्धि हुआ जिससे आज हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम है, ये भी एक आज संभाव्य संसाधन है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने बात किया बच्चों अभी विकास तथा प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, 2 प्रकार के हमने पढ़े, नंबर 1 वास्तविक संसाधन और नंबर 2 पे संभावित संसाधन, ठीक है। और आपको क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं। अब नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं, यानी कि अब यानी प्राकृतिक संसाधनों का जो दूसरा प्रकार है बच्चों वो है, ध्यान से समझिएगा आप, प्राकृतिक संसाधनों का जो दूसरा प्रकार था वो था उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। अब उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पे होता है जैव संसाधन और नंबर 2 पे होता है अजैव संसाधन। नंबर 1 पे क्या होगा? जैव संसाधन और नंबर 2 पे क्या होता है? अजैव संसाधन होता है। अब जैव संसाधन क्या होता है समझते हैं भाई, वो तो हम समझेंगे ना भाई, अब समझने वाले हैं, टेंशन मत लो आप, है ना। तो नंबर 1 पे क्या होता है बच्चों? जैव संसाधन और नंबर 2 पे क्या होता है? अजैव संसाधन होता है। अब जैव संसाधन क्या होता है साहब? बिल्कुल समझते हैं। तो सजीव या जीवित वस्तुएं, ध्यान सुना बच्चों, जैव, अब नाम से पढ़ के पता लग रहा है जैव संसाधन, तो सजीव या जीवित वस्तुएं जो हैं उन्हें अपन जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाते हैं। सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे समझते हैं बच्चों, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गया, तो ये सब जीवित है ना, ये सब जीवित है। तो हमने क्या बोला कि सजीव या जीवित वस्तुएं क्या कहलाएंगी? जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अजैव संसाधनों की। किसकी बात कर लेते हैं? अजैव संसाधन क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो निर्जीव या मृत वस्तुएं, निर्जीव या मृत वस्तुएं क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। निर्जीव या मृत वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। जैसे बात कर लो बच्चों, वायु, मिट्टी की बात कर लेते हैं, मिट्टी, प्रकाश, ये क्या है? अजैव संसाधन है, इनमें जीवन नहीं होता है बच्चों, इनमें जीवन नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं निर्जीव या मृत वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव या मृत वस्तुएं क्या कहलाएगी? अजैव संसाधन कहलाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो बच्चों अभी नंबर 2 पे यानी प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार में नंबर 2 पे हमने देखा था उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन थे वो 2 प्रकार के होंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आई होप आपको इनके बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। वह बच्चों संसाधनों का जो प्राकृतिक संसाधनों का जो तीसरा प्रकार है वो है हमारे पास भंडारण या वितरण के आधार पर। किसके आधार पर? भंडारण या वितरण के आधार पर। अब भंडारण या वितरण के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यानी कि नंबर 1 पे है बच्चों सर्वव्यापक संसाधन और नंबर 2 पे है स्थानिक संसाधन। नंबर 1 पे सर्वव्यापक संसाधन और नंबर 2 पे है स्थानिक संसाधन। अब इनकी अलग अलग बात कर लेते हैं हम। सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन क्या होता है। तो अब नाम से क्लियर हो रहा है ना बच्चों कि सर्वव्यापक सभी जगह विद्यमान होने वाला, ठीक है। तो किसे कहेंगे सर्वव्यापक संसाधन? वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या करने वाले? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु एक सर्वव्यापक संसाधन है। वायु क्या है? सर्वव्यापक संसाधन है, क्योंकि वायु हर जगह मौजूद होती है। बताइए आप कहाँ मौजूद नहीं होती है? कोने में, कहीं भी चले जाओ आप, वायु मौजूद होती है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे वायु क्या है? कि सर्वव्यापक संसाधन है। अब नंबर 2 पे है स्थानिक संसाधन। नंबर 2 पे क्या है? स्थानिक संसाधन। और स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? ध्यान समझना। वे संसाधन जो कुछ गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं, वे संसाधन जो कुछ गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। वे संसाधन जो कुछ गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा हो गया ना, तांबा है, लोहा अयस्क, तो ये जो है ये बच्चों कुछ गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ निश्चित स्थान मतलब कुछ जगह पर ही पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वे संसाधन जो कुछ गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, आगे बढ़ते तो अभी तक हमने जो देखा ओवरऑल, वो हमने देखा था प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। तो 3 प्रकार थे। नंबर 1 पे था विकास तथा प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 पे कौन सा था? नंबर 2 पे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 पे था बच्चों भंडारण या वितरण के आधार पर। तो तीनों के बारे में हमने देखा, अच्छी तरह से समझा। आई होप बच्चों आपको ये समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते बच्चों इन सभी संसाधनों को और अच्छी तरह से समझने के लिए 2 और संसाधन होते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी सभी संसाधनों को समझने के लिए 2 और संसाधन होंगे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना है। तो नंबर 1 पे बच्चों हम पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन। ध्यान सुना बच्चों, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अब क्या होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन? तो पहले हम बात कर लेते हैं नवीकरणीय संसाधन की। वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग, ध्यान सुनना, वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा आसानी से किया जा सकता है। वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा आसानी से किया जा सकता है तथा जिनके भंडार असीमित हैं, यानी कि असीमित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्या होता है नवीकरणीय संसाधन? वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा आसानी से किया जा सकता है तथा जिनके भंडार असीमित हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, तो ये सब क्या है? ये सब बच्चों नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि सौर ऊर्जा को वापस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार पवन ऊर्जा को वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है बच्चों नवीकरणीय संसाधनों के एग्जाम्पल। डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या आ सकता है नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, तो हमें इनके आंसर दे देना है। ठीक है, तो अब बताओ, अगर क्वेश्चन आ गया नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण बताइए, तो क्या दोगे? सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ये उदाहरण आप दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा आसानी से नहीं किया जा सकता। वापस सुनना ध्यान से बच्चों, वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा आसानी से नहीं किया जा सकता तथा जिनके भंडार सीमित हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। यानी कि जो एक निश्चित मात्रा में मौजूद है बच्चों धरती पर। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, या कहते हैं। जैसे बात कर लो बच्चों, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस होगी, तो ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए ये है अनवीकरणीय संसाधन, और हमने कहा कि इनके भंडार क्या है? सीमित है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये संसाधन जो भी हमने पढ़े हैं इस वीडियो के अंतर्गत वो सभी समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट आपके रहता है माइंड में, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।